ओके होएगा सर। ओके ठीक है सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास है फाइनेंस का, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंटरेस्ट मुझे तो बहुत लगता है, आप लोगों को भी लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट जहाँ खत्म होता है उसके एनालाइज तो हम लोग फाइनेंस के थ्रू से ही कर सकते हैं। को इसीलिए जो लोग बीकॉम करते हैं उनके लिए क्या बोला जाता है सर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑनर्स। अब देखना किसी भी बीकॉम डिग्री में, ठीक है, लेकिन हम लोग चार्टर्ड में या सीएमए में जो पढ़ते हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे कॉमर्स का किसी भी एरिया में आप जाओ, फाइनेंस तो होगा, बिना फाइनेंस का कॉमर्स किस बात का। और करेंटली हम लोग फाइनेंस का जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट ओपन करके दिखाया था, याद है? किसका बैलेंस शीट दिखाया था सर आपको? अदानी का, अमेरॉन बैटरी का, किसका बैलेंस शीट दिखाया था? अमेरॉन बैटरी। अमेरॉन बैटरी का। आप लोगों ने देखा था वहां पर किस तरह से कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करता है ना? तो बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल तो कंपनी के लिए बहुत ही वाइटल एक डेटा है सर, बहुत वाइटल डेटा है। बिकॉज वर्किंग कैपिटल ही है जो बिजनेस का डे टू डे वर्क के लिए जरूरी है, ठीक है। हम लोग इसको वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या फिर वर्किंग कैपिटल, जो भी बोलो आप। बेसिकली बिजनेस करने के लिए वो कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए सर, ठीक है, जो बिजनेस के एसेट साइड में भी शो किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो कैपिटल है इसको बिजनेस मैनेज कैसे करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये करेंट एसेट्स के अंदर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसका रहता है। जैसे कि बिजनेस का जो कैश है, बिजनेस का जो डेटर है, बिजनेस का जो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री डेटा है, ये सभी के सभी चीज अल्टीमेटली वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर रह जाता है। और बिजनेस अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल मतलब फंड बनाते हैं और फिर उसको लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक से लोन मिलता है, फिर उस प्रॉपर जो अमाउंट उन्हें मिलता है उसके बेसिस में वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये सब तो चलता रहता है, ये सब खेल है, बिजनेस का खेल है सर। तो चलो सर, हम लोग दो कॉन्सेप्ट में अभी डील कर रहे हैं। पहला तो हम लोगों ने डील किया था, आप लोगों को याद होगा, दैट इज पहला क्या कॉन्सेप्ट, करेंट एसेट पॉलिसी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा सर, करेंट एसेट पॉलिसी में भी करेंट एसेट पॉलिसी और करेंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी, मतलब आपको करेंट एसेट मेंटेन करना है बिजनेस पे और साथ में करेंट एसेट फाइनेंसिंग भी करना है। अगर मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ एक बार, चलो सर, आपको मैं स्क्रीन शो करता हूँ और आप देखो स्क्रीन में कि हम लोग क्या देख पाते हैं। चलो सर, स्क्रीन में हमें क्या दिखना है ये देख सकते हैं आप लोग, कि ये आप लोग देख सकते हैं। मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं है बट इतना सुंदर है जो आप समझ सकते हो। यस आई नो, मैम का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ना सर कंपेरेटिवली। जो लोग मैम के पास भी पढ़ते हो उन्हें पता है। हाँ सर, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बेकार है, फिर भी मैं एफएम क्लास में थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ, लेकिन बाकी क्लास में तो मैं प्रेजेंटेशन क्या, वो जो बोलना है मुझे मुंह में ही बोलना होता है। ये आंखों झुकी करके मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, जो भी हो। ये देखो सर, करेंट एसेट पॉलिसी, करेंट एसेट पॉलिसी में आप लोग देख सकते हो कंजर्वेटिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच। मतलब बिजनेस, सिंपल बात है। करेंट एसेट पॉलिसी हमें क्या सिखाते हैं सर? करेंट एसेट पॉलिसी हमें सिखाते हैं आप तीन अप्रोच से अपने एसेट को मेंटेन कर सकते हो। अगर बिजनेस बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है, क्या सबको स्क्रीन शेयर है सर सभी के साथ? हेलो, क्या स्क्रीन सबके साथ शेयर है? है सर। ओके ओके सर, तो बस 2 मिनट रिकॉल कर लो करंट एसेट पॉलिसी एंड करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी। फंडा क्लियर होगा तभी ना क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आएगा ना सर। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे ना आज, एकदम बढ़िया क्वेश्चन करेंगे सर, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। अरे कहाँ चला गया, मैं तो अभी अभी क्वेश्चन निकाला था, अभी मैं क्वेश्चन निकाला था, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये मेरा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन निकालता हूँ लेकिन गायब हो जाता है। जस्ट ए सेकेंड सर, क्वेश्चन निकाल लो एक बार, 2 मिनट सर। क्वेश्चन मैंने निकाला, किधर चला गया? एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ सर, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। क्वेश्चन अभी निकाला, अभी निकाले अभी गायब।
क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक तो मैंने उस दिन क्लास में ही करवा दिया था, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा। फिर वर्किंग कैपिटल का दूसरा और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल में, उस कॉन्सेप्ट में भी जाना है। दादा बोलो सर। स्क्रीनটা চলে গেল। स्क्रीन मैंने ये किया है, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ किया है, रुको। अब देखो। ঠিক আছে। ओके, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन था ना आप लोगों को घर में देने दिया था मैंने करने के लिए, यही वाला क्वेश्चन था है सर। जिसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आराम से। कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, 3 अप्रोच आपके सामने था, ठीक है। ये तीनों अप्रोच आपके सामने क्वेश्चन बता दिया था। प्रोजेक्ट है, ये सब रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी है सर। जब आप लोग मार्केट में काम करोगे ना, जब आप लोग भगवान करे आप लोग बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करो, तो अगर आप बिग 4 का भी पार्ट बन जाओ या फिर कोई भी बड़े बड़े चार्टर्ड फार्म या फिर कॉस्ट फार्म हो, सीएस फार्म हो, आप जब भी फाइनेंस का काम करोगे वहाँ पर, तो आप लोग के सामने ये सब सवाल आएगा सर, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। तो वही मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा था, रिकॉल करवा रहा था, जो हम लोगों ने पहले भी क्लास में करके रखा। क्या रिकॉल करवा रहा था सर कि अगर बिजनेस कंजर्वेटिव अप्रोच से काम लेता है तो कंजर्वेटिव अप्रोच आपके सामने क्या ऑप्शन लाता है। कंजर्वेटिव अप्रोच आपके सामने ये ऑप्शन लाता है कि आपके पास एसेट तो भरा रहेगा सर, एसेट का कमती नहीं होगा आपके बिजनेस पे, हाई लेवल ऑफ करेंट एसेट्स, मतलब आपके पास कैश और स्टॉक भरा रहेगा, मतलब आपका दुकान में कैश का अभाव नहीं रहेगा, मतलब जितना अभी तक आपने कैपिटल में डाला वो आपने खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हो, और स्टॉक भी आपके पास भरा हुआ है एकदम, स्टॉक में भी आप कोई कंजूसी नहीं है, एकदम भरा पड़ा है। लेकिन मार्केट में सेल इतना नहीं हुआ क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा कैश बेसिस में बिजनेस करते हो, मतलब कोई अगर आपको कैश पेमेंट करेगा तभी आप प्रोडक्ट बेचोगे, अदरवाइज नहीं। कोई क्रेडिट सिस्टम, ये सब सिस्टम पे आप काम करना नहीं चाहते। हो सकता है बिना क्रेडिट का भी आप कैश बेसिस में बिजनेस कर सकते हो अगर आपका बिजनेस मोनोपोली टाइप का है और आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत हाई है, तब ये अप्रोच चल सकता है सर, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो फिर कंजर्वेटिव अप्रोच आपको मुश्किल में डाल देगा, है ना सर। अगर मार्केट में मोनोपोली, मतलब अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो फिर क्या आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से प्रोडक्ट खरीदते हो सर, फ्लिपकार्ट, अमेजन खरीदते हो कि नहीं खरीदते। है दादा। हाँ, क्या आप लोग ईएमआई से प्रोडक्ट खरीदते हो सर, ईएमआई ऑप्शन लेते होंगे आप लोग भी। না नहीं, सब कैश पेमेंट से करते हो। अगर कभी भी आप लोग ईएमआई ऑप्शंस पे जाते हो, चलो मैं देखता हूँ क्या लेना है। चलो सर ये सोफा लेते हैं, ठीक है। ये सोफा सेट कितना दाम बता रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 20,000 दिख रहा है ना सर। হ্যাঁ দাদা यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई, दिखा दिखा ना सर। तो হ্যাঁ आप দাদা मुझे बताओ कि जब कंपनी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन कंपनी क्यों यूज कर रहा है, क्या रीजन लग सकता है इसके नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट यूज करने के पीछे। नो कॉस्ट ईएमआई यूज करने के पीछे इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच लगाना चाहते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव या मॉडरेट अप्रोच लेना चाहते हैं, क्या लगता है बताओ। कंजर्वेटिव अप्रोच है क्या। जब बिजनेस, ये इनको देखो, आप मुझे बताओ कि ये अगर बोलता कि 20,000 का ये सोफा सेट है, 20,000 का, और आपको कैश से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास कैश है उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर सभी का फैमिली इनकम सेम नहीं होता। अगर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो फिर कंपनी को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आप भी मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो और आप अपने कस्टमर को ये सोफा सेट बेचना चाहते हो, लेकिन सर बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ये सोफा सेट चाहिए बट उनके पास 20,000 कैश नहीं है करेंटली देने के लिए, जिनका फैमिली इनकम मंथली 20,000 है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपका मंथली इनकम 20,000 है, क्या वो एक ही बार में 20,000 दे के एक सोफा सेट खरीद सकता है। अरे सर 20,000 में से तो
15,000 तो उसका 15,000 क्या 18,000 तो उसका मतलब गुजारा में चला जाएगा। हाँ सर, 18,000 तो उसका मंथली एक्सपेंस में चला जाएगा, तो बंदा खाएगा क्या? तो 2,000 का सेविंग्स, तो थोड़ा बहुत सेविंग्स भी चाहिए, प्रॉब्लम में काम आता है। तो अगर आप उसको बोलोगे कि भाई 20,000 से सोफा सेट एक बार में खरीद लो, तो उसको पिंग मतलब उसको पेन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर, बिजनेस का अप्रोच बता रहे हैं, पेन होगा? है दादा। हाँ सर, तो फिर उसके केस में अगर अगर ऐसा कस्टमर भी आप लेना चाहते हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो फिर आप कंजर्वेटिव नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ कैश सेल करोगे तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसमें आप क्रेडिट नहीं दोगे, लेकिन आपका सेल भी बूस्ट नहीं होगा सर, आपका सेल बूस्ट नहीं होगा। अगर हम इंडिया जैसा कंट्री को देखें, इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है, वो भी लोअर मिडिल क्लास कंट्री, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। 135 से भी ज्यादा 135 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में। हाँ बोलो सर। বলছি ইএমআই তে না কিনে তো অনেকে ক্রেডিট কার্ডেও কিনতে পারে। अरे EMI is also credit card ना, EMI is also credit card ना, क्रेडिट कार्ड तो EMI ऑप्शन के लिए ही है। क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लगता है, नो कॉस्ट EMI में आपका इंटरेस्ट शो नहीं करता, मतलब बेसिकली वो सेटलमेंट हो जाता है बिजनेस के अंदर से, ठीक है। बजाज फाइनेंस जैसे नो कॉस्ट EMI कार्ड देता है, वो तो EMI ही है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट में भी तो वही करते हो आप बात समझे कि नहीं समझे? तो হ্যাঁ। जब कंपनी क्रेडिट कार्ड का यूज करने आपको दे रहा है, तो इसका मतलब कंपनी रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब হ্যাঁ। कंपनी की तरफ से सोचो, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए ये क्या है? स्टॉक है। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, जैसे ये भारत लाइफस्टाइल, इसके लिए क्या है? स्टॉक है। इसको बनाया फिर बेच रहा है, ये बेच देगा लेकिन पूरा पेमेंट अभी नहीं मिलेगा। ये इसको बेच देगा, क्रेडिट सिस्टम में बेच देगा, लेकिन इसका सारा का सारा पेमेंट अभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है? नो कॉस्ट EMI या फिर क्रेडिट कार्ड के सिस्टम पे आपको पेमेंट के लिए बता रहा है। तो ये देखो सर, रिस्क देखो बिजनेस का, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब पॉलिसी कैसे रियल लाइफ में यूज होता है, मजा आ जाएगा सर। वर्किंग कैपिटल नहीं, खेल नहीं सर, मजा आ जाएगा आपको। किसी भी कंपनी का मतलब मैनेजर बना दे तो आप भी कंपनी का हिसाब किताब अभी से करना चालू कर दो सर, बिफोर बिकमिंग a CA। फाइनल बाद में क्रैक कर लेना, अभी तो ये क्रैक कर लो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए सर। ये देखो सर, 6667 कितना हो गया मंथली EMI? 6,667। हाँ, 67 को 67 ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मतलब 6,667 ओवरऑल कॉस्ट आपका क्या पड़ जा रहा है सर? 19,999। लेकिन आप या तो 3 बार में दो, ठीक है, या तो 6 बार में दो। तो ऐसे केसेस में आपका एट ए टाइम, जिसका मैं आपको बोल रहा था ना, जो थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप है, उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो मंथली, लेकिन सर सबको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, EMI कार्ड भी सबको नहीं मिलता, उसके लिए भी आपका ठीक ठाक थोड़ा सा होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा रिस्क को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा और बोलेगा कि मुझे नो कॉस्ट EMI कार्ड दे दो, मतलब बजाज फाइनेंस कार्ड दे दो, क्या दे देगा? हाँ सर, क्या बजाज फाइनेंस कार्ड या फिर किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड क्या हर किसी को मिल जाता है? না। नहीं सर। हाँ, मतलब आपका इनकम का एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड इनकम प्रूफ चाहिए सर। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपका इनकम का सही ठिकाना हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका अच्छा खासा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, ठीक है, आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा हो, मतलब आपके बैंक में रेगुलर बेसिस में अच्छा खासा अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, चाहे रीजन जो भी हो, उसके थ्रू से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है या बजाज फाइनेंस का कार्ड मिलता है। इसका मतलब बिजनेस रिस्क तो ले रहा है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट रिस्क ले रहा है ना। ऐसे तो नहीं ना जो भी आ रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरे को नो कॉस्ट में दे दो, क्या दे देता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बिजनेस ऐसा किसी को भी दे देता तो फिर उसको ज्यादा एग्रेसिव माना जाता। अगर बिजनेस किसी को भी दे देता तो दैट विल बी एग्रेसिव अप्रोच फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड या बजाज फाइनेंस हर किसी को नहीं दे रहा है, देख रहा है कि जिसका इनकम का सॉलिड सोर्स हो, सॉलिड सोर्स, मतलब अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, लेकिन जॉब का गारंटी है, मतलब उसका जॉब है, उसको सैलरी मिलता है, कोई अच्छा कंपनी में काम करता है, बिजनेस करता है तो अच्छा IT फाइल वगैरह है, तभी जाके आपको बजाज फाइनेंस का कार्ड मिलता है, या फिर कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। नहीं तो आप चक्कर लगाते जाओगे, मिलता नहीं है सर। उसके लिए क्या चेक किया जाता है? आप लोग नाम सुने होंगे सर, सिबिल स्कोर, नाम सुने हो? হ্যাঁ দাদা। हाँ सर, ये देखो अगर ऑनलाइन में चेक किया जाता है, क्रेडिट कार्ड मिलने से पहले सिबिल स्कोर चेक करते हैं।
आप कभी भी कोई भी मतलब बड़े ऑफिस में या फिर अगर आपके घर में कोई बड़े कोई है तो आप उनसे भी पूछो। ये देखो, ये सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट का साइट है, ये देखो सिविल, ठीक है। ये सिविल के थ्रू से बैंक चेक योर सिविल स्कोर बिफोर अप्रूविंग योर लोन। दिखाई दे रहा है सर? बैंक अप्रूविंग योर सिविल स्कोर बिफोर अप्रूविंग योर लोन। तो बैंक कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है, आपके बिहाफ में कंपनी को पेमेंट कर देता है और बदले में आप बजाज फाइनेंस को पेमेंट करते हो, है ना। या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, वो आपके बिहाफ में पेमेंट कर देता है, ठीक है। कंपनी अपना पैसा उठा लेता है। अगर आप एक्सिस बैंक के थ्रू से जा रहे हो तो एक्सिस बैंक भी देखो आपको मौका दे रहा है नो कॉस्ट ईएमआई का, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमआई भी है। स्टैंडर्ड ईएमआई में आपके पास और भी ऑप्शन, ये क्रेडिट कार्ड इसमें इंटरेस्ट लगता है। अमेरिकन एक्सप्रेस का है, एक्सिस बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ईएमआई है, वो बहुत लोग एक्सेस करता है। क्यों बोलो तो वो क्रेडिट कार्ड में भी कैशबैक मिलता है ना सर, क्रेडिट कार्ड यूज करने में भी कैशबैक वगैरह मिलता है ना, इसलिए बहुत लोग नो कॉस्ट में ना जाके स्टैंडर्ड ईएमआई में मतलब नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में आ जाते हैं ताकि वो उसका कैशबैक वगैरह यूज कर पाए, ठीक है। लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट पड़ जाता है ऑब्वियसली। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 9 ईएमआई मिल रहा है, 12 ईएमआई, 18 ईएमआई, 24 ईएमआई। तो बैंक क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच वो हो जाता है जिसमें आपको कोई ईएमआई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मतलब कंपनी क्या कर रहा है, ठीक है भाई मैं उसी को बेचूंगा जिसके पास कैश रहेगा। तो ये किस तरह का अप्रोच हो गया, मैं उसी को सेल करूंगा जिसके पास पैसा होगा, कैश पैसा होगा। 20,000 है तो फिर लेके जाओ। तो ये किस तरह का अप्रोच हो जाएगा, कंजर्वेटिव अप्रोच। इसमें आपका सेल कम होगा कंपेरेटिवली, हाँ सर, इसमें आपका सेल क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये करंट एसेट पॉलिसी का क्या अप्रोच हो गया, ये आपका कंजर्वेटिव पॉलिसी हो गया, ठीक है। जब आप सिर्फ कैश में जाते हो और जब आप नो कॉस्ट ईएमआई में आ रहे हो, नो कॉस्ट ईएमआई या क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, वो आपके लिए मॉडरेट अप्रोच हो रहा है। क्यों मॉडरेट सर, मॉडरेट और एग्रेसिव में कहां फर्क कर रहा हूं मैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव में कहां फर्क हो गया। कंजर्वेटिव में आप तो पूरा का पूरा कैश में ही दोगे तो आपका सेल कम होगा, गारंटी सेल कम होगा, बहुत सारा कस्टमर्स को आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। मॉडरेट में क्या कर रहे हो आप सिलेक्टिव लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, हर किसी को नहीं। ऐसे तो देने वाले बहुत है, लेने वाले भी बहुत है। मतलब हो सके तो मतलब लाइन लग जाएगा ईएमआई के लिए, लाइन लगा देगा सर लोग ये सब सोफा पाने के लिए, लेकिन सोफा तो आपके घर में पहुंच जाएगा, बहुत सारा लोग लाइन लगा देगा भाई लेके जाओ, मंथली 3,000 करके है। बट हर किसी को नहीं मिलेगा, सिलेक्टिव ग्रुप को मिलेगा। अगर एग्रेसिव होता तो हर किसी को ये मौका मिल जाता, ठीक है। बट बैंक कंपनी यहाँ पर एग्रेसिव अप्रोच नहीं ले रहा है, हर किसी को नहीं मिलता। जिनका इनकम का सॉलिड प्रूफ हो, जो क्रेडिट कार्ड एक्सेस करता है, जिनका सिबिल स्कोर अच्छा हो, ठीक है, उनको बैंक क्रेडिट कार्ड देगा और सिर्फ उन्हीं को कंपनी सेल करेगा। और आपको बता दो सर, ये जब ईएमआई वगैरह होता है ना, आपके बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपको ईएमआई फेलियर होते हो ना, या आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट फेलियर होता है तो आप पे पेनल्टी लगता है, पता है आप लोगों को। और सब ऑटोमेटिक पेमेंट होता है, हाँ सर, ऑटो पेमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहोगे तो पेमेंट होगा, नहीं, आपके अकाउंट में बैलेंस रहना पड़ेगा हर महीने पेमेंट काटने के लिए, ठीक है। हर महीना आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट को डिडक्ट करने के लिए आपके अकाउंट में अगर 6,000 का प्लान लिए हो तो 6,000 होना चाहिए, ठीक है। 6,000 का प्लान, अगर 3,334 का प्लान लियो तो उतना होना चाहिए। अगर मानो कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है और अगर ईएमआई टाइम पे आया और आपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखा तो पेनल्टी ठोक देगा सर, एकदम पेनल्टी लग जाएगा। पर फेलियर में 300 350 करके पेनल्टी लगता है। और अगर आप ज्यादा देर तक ऐसे करते जाओगे और पेनल्टी भराते जाओगे तो क्या होगा, सिबिल स्कोर गिरता जाएगा सर। ये जो सिबिल स्कोर के बारे में बता रहा था, ये सिबिल स्कोर गिरता जाएगा। ये तो मैं सब पर्सनल लेवल में बात कर रहा हूँ। अगर आप सोचो कि बिजनेस लेवल में आप ऐसे करते हो तो आपको तो हर एक कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर पर्सनल लेवल में ऐसा बात हो जाए तो फिर बिजनेस लेवल में, बड़े लेवल में क्या बात हो जाएगा सर। वहां तो लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का लोन लेता है। हाँ, ये तो सिर्फ सिंपल 10-12 हजार का खेल है, 20,000, 25,000, जोर से जोर 1 लाख का खेल है। आप समझ सकते हो ना सर कि क्या प्रॉब्लम है। आपको बाद में कभी लोन मिलेगा ही नहीं। इवन अगर आप कंज्यूमर लोन फेलियर करते हो तो आपको बिजनेस लोन भी नहीं मिलता, क्योंकि सब कनेक्टेड है, सब बैंक अकाउंट के थ्रू से सभी के सभी चीजें पता चल जाता है। आई होप कि आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो सर, ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। बोलो सर, बोलो, क्या समझ में सच में आ रहा है ना। हाँ सर, बोलो सर। हम लोग खुद का सिबिल स्कोर कैसा चेक करेगा? वो आपके बैंक के थ्रू से चेक हो सकता है सर। अगर जो भी बैंक आप यूज करते हो
उसके थ्रू से। लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड रहने से आप इजीली चेक कर पाते हो, क्रेडिट कार्ड रहने से इजीली चेक कर पाओगे। सिविल स्कोर नॉर्मली जब तक किसी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट 750 होता है, ठीक है। लेकिन मतलब अगर आपने कोई लोन कभी भी लिया नहीं है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में हो, तो अगर आप जब भी आपका क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, तो जिस बैंक का भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उस बैंक के थ्रू से जाके आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, बैंक अकाउंट में थ्रू से। इवन सिविल की यहाँ पर जाके भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हो सर। चूज योर लेंडर बेस्ड ऑन योर फ्री सिविल स्कोर। अब यहाँ पर सिविल के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो। ये देखो, गेट योर सिविल रिपोर्ट एंड स्कोर, देख रहा है सर, ठीक है। इस पे पेमेंट करना पड़ता है, फ्री नहीं है, ये ऑथेंटिक होगा ऑब्वियसली, और आपका बैंक भी देता है, जो बैंक आपको सर्विस दे रहा है वो भी देता है, ठीक है। आप एक बार ये सिविल का साइड में जाके थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। हाँ, अरे एडुकेशन भी है, ये देखो सर, क्रेडिट एडुकेशन, आप मेरे से और ज्यादा जान लोगे, कर लोगे ना? हाँ, है जानने चलो का मन। चलो सर, मन है तो मैं सोर्स बता दिया आपको, ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। जाओ सिविल के साइट में जाओ, और सिविल के साइट में जाके थोड़ा क्रेडिट एडुकेशन के बारे में जान लो, मजा आ जाएगा एकदम। और जो भी ज्यादा जानोगे मुझे भी शेयर कर लेना सर, ओके। ओके सर। ओके सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच कर रहे हो, हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स, सिर्फ उसी को सेल करोगे जो कैश में देगा। हाई लिक्विडिटी, हाई करंट रेशियो, मतलब आपके पास एसेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आपका लायबिलिटी, गुड फॉर योर, देखने में अच्छा है बट बिजनेस के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। लो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ज्यादा नहीं कर पाओगे बिकॉज सेल तो मार्केट में गिर रहा है। एग्रेसिव अप्रोच में आप समझ गए सर, सभी को दे रहे हो, रिस्क बहुत ज्यादा है। लो लिक्विडिटी, पैसा हाथ में कुछ नहीं रहेगा, प्रॉफिट करने का चांसेस बहुत है बट रिस्क बहुत साथ में है, मतलब डिफॉल्ट करने का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए मॉडरेट अप्रोच में जाओ सर, ना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाओ, ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाओ। आपको फाइनेंस हमेशा ये वाला अप्रोच के लिए बताता है ना। फाइनेंस आपको हमेशा ये वाला अप्रोच के लिए बताते हैं, मतलब गो विथ मॉडरेट। और आपको मैंने समझाया मॉडरेट कैसे होता है, ठीक है। अब ये करंट एसेट तो आप बिजनेस में रखोगे, बट इस करंट एसेट को फाइनेंस कैसे करोगे, है ना सर, दैट इज वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। अब फाइनेंस करने के लिए भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, मतलब व्हाट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट शुड बी यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो कंपनी का सोफा है, ये सोफा इसके लिए क्या है, करंट एसेट्स है कि नहीं है? टेल मी सर, क्या ये सोफा इसके लिए करंट एसेट है? यस सर। है ना, ये करंट एसेट है ना। तो फिर ये करंट एसेट बिजनेस में लाने के लिए, इतना बड़ा सोफा सेट वगैरह सब कुछ बनाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? तो पैसा का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं बन जाता है ना, कोई पैसा लेके थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट करता है। हाँ, सोफा वगैरह बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, मैकेनिक चाहिए, तब जाके आपका सोफा सेट बनेगा। और ऐसे तो एक सोफा सेट नहीं, कम से कम 10-15 बनाओगे। तो फिर आपको फर्नीचर बिजनेस में इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, फेमस फर्नीचर कंपनीज है, पेपर फ्राई, बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सच में लगता है कि आप फर्नीचर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको पैसा का जरूरत है। अगर आपको स्टॉक बनाना है तो फिर उसको करंट एसेट बोलते हैं, करंट एसेट को फाइनेंस करना है, मतलब ये सब स्टॉक बनाने के लिए यू डोंट हैव मनी करेंटली नाउ, तो आप पहले प्रोजेक्ट बनाओ, कस्टमर्स का बिजनेस का सिनेरियो जुगाड़ करो, और फिर बैंक में अप्लाई करो, एज पर योर करंट बिजनेस नीड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग पॉलिसी। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? फाइनेंसिंग पॉलिसी जो भी सुन रहे हो सर, प्रैक्टिकली सुन रहे हो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप क्या विजुअल कर पा रहे हो? है दादा। एकदम सर, जब तक आंखों देखी ना हो जाए ना, मजा नहीं आता। आई होप मजा आ रहा है सर। सर मजा का बात है, फ्लिपकार्ट मुझे कमीशन एजेंट कर सकता है, इनका सेल हो जाएगा। ओके सर, चलो मैं सोच रहा हूँ कि एंडोर्समेंट का काम भी कर लो फ्लिपकार्ट का। क्या बोलते हैं इसको, एक मार्केटिंग बोलते हैं इसको, क्या मार्केटिंग बोलते हैं इसको? इस तरह का काम को एक काम बोलते हैं, मतलब अगर आप किसी ब्रांड को एंडोर्स, मतलब ये कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको? एफिलिएट मार्केटिंग, है ना सर, जानते हो? है सब दादा। हाँ, लेकिन ये थोड़ी ना मेरा एफिलिएट मार्केटिंग है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए कुछ भी बोलता रहता हूँ, जहां मुझे जो दिख जाए मैं पागल की तरह बोलता रहता हूँ, ठीक है सर। व्हाट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट शुड बी यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल गैप। अब यही वर्किंग कैपिटल गैप के लिए आपके सामने तीन अप्रोच फिर से आ गया, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। कंजर्वेटिव में
कंजर्वेटिव में क्या करोगे फाइनेंस करने के टाइम पे? याद कर लो सर, लोअर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड हायर यूज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करोगे तो लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा लोगे, शॉर्ट टर्म लोन कम लोगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन लेने से ना आपका रिस्क ज्यादा है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में बिजनेस हो ना हो लोन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड में आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल बनेगा ये कहना मुश्किल है। ये सर नो सर, मतलब अब बात को समझो। आप शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल का बात है सर, शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास ऐसा 10 सोफा सेट है, आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, 10-15 चलो 10-20, आप एक न्यू बिजनेसमैन हो सर, एकदम न्यू एंट्रेंस हो मार्केट में, आप पुराना कुछ नहीं हो। अब मुझे बोलो कि ऐसे लॉकडाउन सिचुएशंस में आपके पास 10 सोफा सेट है और इसके लिए आपको लोन चाहिए, आप 10 सोफा सेट बनाना चाहते हो, आप लोन चाहते हो। अगर आपको विद इन 1 ईयर लोन लेके रिपे करना है, 1 ईयर के अंदर लोन रिपे करना है, क्या कर पाओगे सर? मतलब क्या लगता है कि 10 सोफा सेट 1 साल के अंदर बेच दोगे पूरा का पूरा? अगर आप न्यू कमर हो तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ सर। लोन का रिपे कब कर पाओगे? जब सेल करोगे, जब आप सेल कर पाओगे तभी ना लोन का रिपे कर पाओगे। सिंपल बात है ना, सेल करेंगे तभी लोन का रिपे होगा। जैसे इसको बनवाने में अगर आपको 15,000 का खर्चा होता है, 15,000 का खर्चा आपने इसको बनवाने में किया, 20,000 का इसका दाम रखा, 4,000 का प्रॉफिट किया, फिर 4,000 में से आपने 1,000 का इंटरेस्ट भरा, जो भी आपका लोन इंटरेस्ट है। इस तरह से आप पेमेंट करते जाओगे, सिंपल बात है। तब जाके आपके पास 2,000 या जो भी बचता है वो आपके पास बचेगा। लेकिन सवाल क्या है? सवाल बड़ा ही सिंपल है। कंजर्वेटिव मतलब ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच है करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी में, करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी में कंजर्वेटिव अप्रोच आपको शॉर्ट टर्म डेब्ट यूज करने में मना करता है। क्यों? शॉर्ट टर्म डेब्ट में आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस में दम है तो आप रिस्क ले सकते हो, देन यू कैन गो विद एग्रेसिव अप्रोच। अगर आपका बिजनेस पे दम है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट अभी बिक जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन डिटरमाइन, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपका प्रोडक्ट अभी बिक जाएगा, तो फिर आप हायर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट ले लो, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म में लोन लो एंड लॉन्ग टर्म लोन कम लो। रिस्क बहुत ज्यादा है, इवन आप इंसॉल्वेंट भी हो सकते हो। रिस्क बहुत ज्यादा है, बट अगर आप इंसॉल्वेंट भी हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म में रिपेमेंट कर नहीं पाओगे। लेकिन सर अगर आपको लगता है तभी जाना चाहिए एग्रेसिव अप्रोच में, व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू आर एकदम 100% श्योर कि आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो सेल होगा ही होगा। वो डिपेंड करता है आपका मार्केट रिसर्च, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट रिसर्च, एवरीथिंग पे डिपेंड करता है कि आप सच में बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। एंड मॉडरेट अप्रोच, एंड मॉडरेट अप्रोच इज देयर। मॉडरेट अप्रोच क्या सिखाता है आपको? दोनों का मिक्स्ड अप। मतलब मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म भी रखो, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म भी रखो। लॉन्ग टर्म में क्या है ना, आपका इंसॉल्वेंट होने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब आपके कोई दाग नहीं लगेगा बिजनेस में, फेलियरिटी का कोई दाग नहीं लगेगा। अरे सर बिजनेसमैन बने, फेलियर नहीं हुए तो किस बात का बिजनेसमैन बने? ऐसा बिजनेसमैन थोड़ी ना बनना है। हाँ सर, लो रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, अरे भाई कभी कभी लूट जाएंगे तभी ना मजा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिंदगी में अगर कोई किक नहीं रहा तो उस जिंदगी का क्या मतलब? आप लोगों को क्या लगता है जिंदगी में रिस्क होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अरे बोलो ना, ये सेफली सेफली जिंदगी में क्या मजा? थोड़ा बहुत रिस्क के साथ जिंदगी में ज्यादा मजा होना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने बोल रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप विदाउट एनी ट्रेनिंग माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाओ, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। ट्रेनिंग लेके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ ही सकते हैं। हाँ सर बोलो तो सही। हेलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। है दादा। वही मैं बोल रहा हूँ सर, लो रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी मतलब आप कोई किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए सर। सिंपल, मैं तो कंजर्वेटिव के हमेशा खिलाफ ही रहूंगा। हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स, दैट इज लोअर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्ड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला याद रखना सर, पैड बाय नेट वर्थ इनटू 100। ये स्टॉक मार्केट क्लास में मैंने सिखाया, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हो, फंडामेंटल एनालिसिस। मॉडरेट अप्रोच ऑब्वियसली दोनों का मिक्स्ड अप। अच्छा एग्रेसिव में और क्या होता है सर? हाई रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी एंड लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर हो जाता है बिकॉज आपका सेल ज्यादा होता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी हायर होने का चांसेस होता है, बट आप इंसॉल्वेंट भी हो सकते हो अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए। सर समझ गए, सर समझ गए, एकदम समझ गए, पूरा का पूरा याद आ गया। एग्जैक्टली सर, मैं जस्ट इसलिए थोड़ा टाइम इसलिए ले लिया, मैं आप लोगों को एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा था तो इसलिए थोड़ा मैं टाइम लिया, पुराना क्लास को रिपीट किया। लेकिन अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सर चलो आ जाओ।
अब देखो सर, जो भी आपने सीखा क्या आपको विजुअलाइज होता है कि नहीं? देखो प्रोजेक्ट, देखो कंपनी इज कंसिडरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर। वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस को, फाइनेंस करना है। एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स भी सोचा, करंट लायबिलिटी भी सोचा, फॉर द नेक्स्ट ईयर आर 2.60 करोड़। ये कंपनी देख लिया कि इसको ऑलमोस्ट 2.60 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दोनों मिला के, सॉरी 2.60 फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए एंड करंट लायबिलिटी उसका रहेगा 2.3 करोड़ के आसपास रेस्पेक्टिवली। एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी डिपेंड ऑन करंट एसेट्स। एस्टिमेटेड सेल डिपेंड किस पे करता है? सेल पे डिपेंड करता है ईबीआईटी, है ना सर? सेल पे ही आपका ईबीआईटी डिपेंड करता है ना। अरे भाई सेल करोगे तभी ना ईबीआईटी आएगा, लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने। यस नो कुछ तो बोलो। हाँ सर। सेल करेगा तभी Yes. ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज फुल्ली डिपेंड ऑन योर सेल्स, तो सेल्स एंड ईबीआईटी डिपेंड ऑन करंट एसेट्स। Investment, particularly inventories and book debts, particularly inventories and book debts. The financial controller of the company is examining the following alternative working capital policy. ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोलर, आप कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, आप कंपनी का ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को चेक कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पास अल्टरनेटिव पॉलिसीज है, 3 पॉलिसीज है आपके पास, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट। अगर आप कंजर्वेटिव करते हो तो करंट एसेट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो सर? 4.5 करोड़, 4.50, मॉडरेट में 3.90 एंड एग्रेसिव में 2.60। एस्टिमेटेड सेल्स कंजर्वेटिव में बताया जा रहा है सर 12.30 करोड़, उसमें आपका प्रॉफिट आ सकता है 1.23 करोड़। मॉडरेट में आपका करंट एसेट 3.90, एस्टिमेटेड सेल्स है 11.50 एंड आपका ईबीआईटी है 1.15। एग्रेसिव में आपका करंट एसेट्स रहेगा आपके पास 2.60 करोड़ का, एस्टिमेटेड सेल है 10 करोड़ का और आपका ईबीआईटी आ सकता है 1 करोड़ का। ठीक है, बात को समझो सर। ठीक है, एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं कंजर्वेटिव, एग्रेसिव में एसेट इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है, मतलब आप हाथ में ज्यादा रखना नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा आप सेल करना चाहते हो। अब यही देखना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोच आपके लिए बेहतर उपाय लेके आते हैं कि बिजनेस को किस में ज्यादा फायदा है। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो सर, पिक्चराइज हुआ है आपके मन में। ठीक है सर, आफ्टर इवेल्युएटिंग दी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, जैसे आपने वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को इवेल्युएट किया, द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज्ड द अडॉप्शन ऑफ द मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। ये तो नॉर्मल बात है ना सर, मॉडरेट पॉलिसी ही बोला जाएगा, है ना, ना एग्रेसिव ना ही कंजर्वेटिव। सर कैसे बोल दिया आपने? सर कॉमन सेंस है ना, ये नॉर्मल बात है। द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। The company will use 2.50 crore of the equity funds. The corporate tax rate is 35%. The company is considering the following debt alternatives. अब कंपनी के पास डेप्ट अल्टरनेटिव का भी एरिया आ गया। मतलब जब भी कंपनी फाइनेंस करेगा, कंपनी क्या करेगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी करेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी करेगा, मिक्स्ड अप करेगा। अब जैसे ही मिक्स्ड अप का बात आ जाएगा, कंजर्वेटिव में क्या कर रहा है सर? देखो ये शॉर्ट टर्म ले रहा है 0.54, लेकिन लॉन्ग टर्म में ले रहा है 1.12, एकदम ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में होगा कम। मॉडरेट में इस पे ले रहे 1, इस पे ले रहे 0.66। ठीक है, और एग्रेसिव में जस्ट ऑपोजिट होगा लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म का ऑपोजिट होगा ना सर, लॉन्ग टर्म का जस्ट ऑपोजिट। देखो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा था? एग्रेसिव में, सॉरी एग्रेसिव में क्या हो रहा था, सॉरी कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म में ज्यादा, एग्रेसिव में शॉर्ट टर्म में ज्यादा, लॉन्ग टर्म में कम। और इंटरेस्ट रेट एवरेज 12%, 16%। ठीक है, शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट है 12%, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट है 16%। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है सर? क्वेश्चन आपको क्या पूछा? क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, आप ये बता के बताओ कंपनी को एज ए चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी क्या होगा, वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या आएगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, करेंट रेशियो क्या होगा। और फाइनेंसिंग में आपको चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड करेंट रेशियो। फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी। बहुत लोगों ने मुझे बताया सर आप लोगों ने ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी कैलकुलेट कर लिया है ना, कोई कोई मुझे बताया। ठीक है सर, मैं आप सभी का आंसर चेक करता हूँ, बट बिफोर दैट मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जिनका नहीं हुआ उसका भी हो जाएगा, और फिर आप लोग मैच करके मुझे बताना ये किसका किसका सही हुआ है। मैं पूरा सॉल्व करूंगा सर, क्योंकि आधा सॉल्व करेंगे तो आधा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और जिनका सही होगा, जितना सही हुआ, अगर वर्किंग कैपिटल भी सही हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश रहूंगा। ओके, तो चलो सर सॉल्व करते हैं।
सर एक काम करना, पहले क्या करना है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, पॉइंट नंबर 1, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिर फाइनेंस करेंगे। पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर फाइनेंस करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी क्या सोच रहा है ये पहले देख लेते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट जब करेगा तब क्या सोच रहा है। रुपीज इन करोड़ है ना सर, तो सर सारा का सारा डेटा रुपीज इन करोड़ में डाल दिए और कंपनी का करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देख लेते हैं। पर्टिकुलर एक कॉलम बनाना, 3 अप्रोच है आपके पास, तो एक कंजर्वेटिव, एक आपका मॉडरेट और एक आपका एग्रेसिव, है ना सर? एग्रेसिव। एग्रेसिव, ठीक है। तीनों अप्रोच आपके पास है, आप तीनों अप्रोच लेके काम करोगे, लेकिन सभी ऑल्टरनेटिव है और आप सभी को पता है सर आंसर तो मॉडरेट ही होगा, बट क्यों वो भी तो बताना चाहिए, तो वही कैलकुलेट करके हमें बताना है। चलो सर आप लोग मुझे हेल्प करना कि कंपनी बता रहा है सर, कंपनी बता रहा है उसका फिक्स एसेट्स बताओ। कंपनी ने डेटा दे के रखा आपको, कंपनी जब स्टार्ट कर रहा है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी में अपना सारा का सारा डेटा दे के रखा। कंपनी का फिक्स एसेट्स कितना है 2.60, करंट लायबिलिटी 2.34, ठीक है, और करंट एसेट्स में बोल के रखा है सर, ठीक है, तीनों का अलग अलग। तो चलो सर डेटा पुट करते हैं। किसी किसी ने कर लिया, जो कर लिया मुझे हेल्प कर सकते हो, जिनका नहीं हुआ वो भी मुझे हेल्प कर सकते हो। वेरी गुड सर, चलो बोलो फिक्स एसेट बताना प्लीज। 2.60 करोड़। 2.60, ओके सर, 2.60 करोड़ करके 2.60 करके तीनों का ही हो जाएगा ना, फिक्स्ड सभी में सेम होगा, फिक्स सभी में सेम होगा ना सर? यस सर, चलो सर वेरी गुड सर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी बताइएगा सर। 2.34। 2.34 तीनों में सेम होगा? हाँ सर। ओके सर, 2.34, वेरी गुड सर। नेक्स्ट सर फिक्स्ड एसेट्स हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, करंट एसेट्स बताओ सर, करंट एसेट बताओ, करंट एसेट बताओ, करंट एसेट तीनों का 4.50। 4.5, 3.9, 2.60, वेरी गुड। चलो जल्दी 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 चली जल्दी। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना बोल दिया आपने 4.5, कंजर्वेटिव में 4.5, वेरी गुड सर। कंजर्वेटिव में 4.5, इसमें 3.9 और इसमें 2.6। 2.6, वेरी गुड सर। करंट एसेट्स भी हो गया सर। ईबीआईटी बताओ, ईबीआईटी 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 जल्दी बोलो। 1.23। ईबीआईटी कंजर्वेटिव 1.23, 1.23। ओके 1.23, 1.15, 1.50। 1.15 और 1, 1। वेरी गुड सर। ये देखो सर, ठीक है, तो क्या हो गया सर, ईवीआईटी में मिल गया हमें 1.23, 1.15, 1 तीनों का मिल गया सर। यहाँ से दो डेटा तो कंफर्म हो गया, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना? तो टोटल एसेट भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? फिक्स एसेट्स वी नो, करंट एसेट्स वी नो, देन व्हाट इज द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी? 7.1 कंजर्वेटिव। ए प्लस क्या होगा सी, ए प्लस सी, वेरी गुड सर। पॉइंट तो ई है, ए प्लस सी में ही डेटा मिल जा रहा है 7.1, ओके ओके डोके। आगे 6.5, वेरी गुड सर। 5.2। 5.2 सबका मैच कर रहा है सर, जिन लोगों ने किया, मौसमी, रोशनी, ज्योति, जिन्होंने भी किया मैच किया सबका? यस सर। ओके सर, है सर। चलो सर अब दूसरा पॉइंट ज्योति बताओ, ज्योति भी बताओ सर क्या हुआ दूसरा पॉइंट। प्रियतमा बहुत सारा बोला, वेरी गुड प्रियतमा, सही सही बोला सबने। अब ज्योति का भी मैच कर लूँ मैं। पॉइंट एफ, एफ में हमें क्या निकालना है सर? नेट वर्किंग कैपिटल, है ना? सवाल क्या किया गया था, क्वेश्चन क्या था, हमें पूछा गया था सर, हमें पूछा गया था, ये देखो आपको नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन चाहिए, यस, दे आस्क नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, दे आस्क रेट ऑफ रिटर्न, दे आल्सो आस्क करंट रेशियो। तो हमें एक एक करके तीनों का जवाब देना है, एक एक करके तीनों का जवाब देना है, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, करंट रेशियो, ओके।
ओके डोके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग कैपिटल, तो नेटवर्किंग कैपिटल में कैसे निकालेंगे सर, बोलो फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कौन सा पॉइंट, कौन सा दोनों पॉइंट में डेटा मिल जाएगा हमें? सी माइनस बी। सी माइनस बी, थैंक यू सर। सी माइनस बी डाल दो, सी माइनस बी, सी माइनस बी डाल दिए सर। अमाउंट बताओ सी माइनस बी कंजर्वेटिव का। 1.92। 1.92, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 2.16। 2.16 2.16, हाँ ये सही है। सर ज्योति, मैंने पॉइंट्स अलग अलग लिखा, मैंने पहले हाँ, रिटर्न ऑफ एसेट कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसके लिए। ओ अच्छा, तो लेकिन तुम्हारा आंसर तो गलत हो गया ना सर। नेटवर्किंग कैपिटल कंजर्वेटिव का 2.16 ही होना चाहिए। कॉर्पोरेट का हाँ 1.5। सर है, तो 1.56 एंड 0.26। हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है, बाकी दोनों आपने ठीक बोला। ठीक है, सभी का मैच किया, जिन लोगों ने किया है। ओके सर, हाँ सर। रिटर्न ऑन एसेट्स का डेटा चाहिए अभी। रिटर्न ऑन एसेट्स में कैसे पता चलेगा? डी रिटर्न ऑन डिवाइडेड बाय ई। डी डिवाइडेड बाई ई इंटू 100, है ना। रिटर्न पूछ रहे तो परसेंटेज में जवाब देना पड़ेगा। ऋषभ, ऋषभ, प्रीतम, कोई तो जवाब दो सर। प्रीति, प्रीति एकदम चुप है। प्रीति बोल, रिटर्न ऑन एसेट कैसे कैलकुलेट करें? डी डिवाइडेड बाई ई, ए बी सी डी। रिटर्न कैसे, कौन सा है आपका बिजनेस में? 17.32 ऐसे 15.32, 15, 70 17, वेरी गुड सर। ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इनटू 100, है ना। total assets वेरी गुड सर, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, दैट्स व्हाई डी बाई ई इनटू 100। तो ईबीआईटी इज योर रिटर्न, और टोटल एसेट्स आपने जितना बिजनेस में डाला उसके हिसाब से आपको रिटर्न कितना मिला। तो इस हिसाब से 17.32%, वेरी गुड सर। नेक्स्ट बताना। 17.69 वेरी गुड प्रीति। और 19.23। 19.23, थैंक यू सर, सबका एकदम मैच किया। मौसमी, ज्योति मैच किया, प्रियतमा ओके। हाँ सर। करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ओके। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, है ना, मतलब कितना लायबिलिटी और कितना कितना एसेट्स पे कितना लायबिलिटी है बिजनेस का, या कितना लायबिलिटी पे कितना करंट एसेट्स है। ठीक है, मतलब बिजनेस में कितना लायबिलिटी है उसको कितना एसेट सपोर्ट दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, तो सी बाई बी ना, सी बाई बी ना। बोलो। Current asset divided by fixed asset and current asset divided by current liability. फिक्स एसेट क्यों होगा सर, रेशियो कर रहे हैं ना, करंट रेशियो पूछा है। करंट रेशियो, इसका मतलब इसका दूसरा नाम भी है, क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अकाउंट्स में भी इसको सिखाया जाता है सर। आप लोग शायद मैम के पास रेशियो करोगे, मैम करा रहे हैं, मुझे खबर मिला है रेशियो में। तो क्विक रेशियो में हमेशा करंट रेशियो, 1.92। हाँ सर एकदम। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है सर हमेशा। ठीक है, मतलब सिंपल बात है कि बिजनेस में लायबिलिटी है, बट हर एक लायबिलिटी को कितना एसेट सपोर्ट देता है। स्टैंडर्ड है सर 2:1, मतलब एक लायबिलिटी के पीछे 2 एसेट है तो अच्छा रहेगा। एक यूनिट लायबिलिटी के पीछे 2 एसेट्स है तो अच्छा रहता है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस में करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी ऐसा हो जाए कि से फॉर एग्जांपल 1:2 और 1:3, मतलब 3 यूनिट लायबिलिटी के पीछे एक एसेट, मतलब बहुत खतरनाक बात हो रहा है सर। धीरे धीरे बिजनेस का सिचुएशन बिगड़ जाएगा। 3 लायबिलिटी के पीछे अगर एक एसेट, बहुत खतरनाक बात है। अगर 5 हो जाए, 6 हो जाए, जो भी बढ़ता जाए ना, लायबिलिटी के पीछे एसेट अगर कम होता जाए, बिजनेस के लिए खतरा है सर। बिजनेस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत एकदम ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग लास्ट दिन जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पढ़ते हो, मे भी रोशनी, ज्योति, प्रिया, आप लोगों को पता होगा, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, वो अदानी का है दादा। अदानी का हम लोग यही सब लास्ट दिन चेक कर रहे थे। ये अदानी का ही रिपोर्ट है सर, ये देखो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट अदानी का, ये देखो इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, ये अदानी अदानी पोर्ट का है। ये देखो सर, ये डेलॉयट हस्किंस का ऑडिट रिपोर्ट है, डेलॉयट हस्किंस का ऑडिट रिपोर्ट है, डेलॉयट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का।
ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर हम लोग उसी दिन स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में इसी को एनालाइज कर रहे थे और अदानी का डिटेल्स चेक कर रहे थे। मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं ना सर, एवरीथिंग इज फुल्ली कनेक्टेड विद आवर डेली लाइफ, एकदम पूरा का पूरा। कुछ भी बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप जितना प्यार से समझोगे उतना इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है, लुक एट हियर, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एनुअल रिपोर्ट 2021, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है। मैं स्टॉक मार्केट एनालाइज के लिए ये सब यूज कर लेता हूँ, आप लोगों को भी पता है और आप लोग जो भी सीखते हो वो भी सीख रहे हो। तो फाइनेंस तो एकदम कनेक्टेड है, तो ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस से चल रहा था और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअली वही सीखते हो सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग एक्चुअली वही सब सीखते हो। ये देखो, ये अपना अदानी का जो गौतम अदानी, इसको लेके आजकल बहुत मार्केट में चर्चा है। ठीक है, इनको अभी इंडिया का वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन बना है सर। मतलब इस पूरा का पूरा पैंडेमिक में पूरा दुनिया चिंता में पड़ गया, बट ये एक इंसान, ठीक है, गौतम अदानी, ये अपने बिजनेस को एक ये गुज्जू इंसान बिजनेस को एक अलग ही लेवल में लेके गया सर। हाँ, मतलब वन ऑफ द ग्रेट गुजरातीज जो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं सर। और आप लोग देख भी पा रहे हो कि किस तरह से सिर्फ एक नहीं सर, नॉट जस्ट पोर्ट, बहुत सारे चीजों में बिजनेस को एक एक करके लेवल अप कर रहा है और मजा आ रहा है सर। इनका ग्रोथ देख के मजा आ रहा है। इंस्पिरेशनल बातें हैं सर, बहुत इंस्पिरेशनल है सर। जो भी हो, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर फाइनेंस, ये मेन बात है जो हमें मजा आता है। दैट इज कि जो भी हम लोग सुनते हैं देखते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी चीजें हमारे पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है। ये मुझे बहुत इनकरेज करता है और एक्साइटेडमेंट करता है सर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी मैं किसी कंपनी का रिपोर्ट वगैरह पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, किसी को समझाता हूँ, तो मुझे इस बात का खुशी होता है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको आप चाहो ना, आप कभी भी इसको बोरिंग, किस बात का बोरिंग, एवरीथिंग इज लाइव, हर चीज इज लाइव है, सब कुछ आपके सामने है, लाइफ भी है और लाइव भी है। तो आप किस बात का बोरिंग, मुझे समझ नहीं आता कि पढ़ाई बोरिंग कैसे लगता है। अरे क्यों बोरिंग लगेगा पढ़ाई? हाँ, देखो ना सर, अदानी का स्टॉक प्राइस देखो, अदानी पोर्ट का। इवन मैंने अदानी पोर्ट के बारे में बहुत बार क्लास में बात किया। अदानी पोर्ट का शेयर प्राइस देखो आप, लास्ट एक साल में इसका बिजनेस में ग्रोथ देखो, 400 का शेयर 711। रिसेंटली थोड़ा सा डाउन हुआ है, वो कुछ प्रॉब्लम था उनका, लिस्टेशन का कुछ केवाईसी का प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डाउन गया है। लास्ट 5 साल में देखो तो सर देखो, 200 का शेयर 711 में चल रहा है। और बढ़ेगा सर, और बढ़ेगा, बहुत दूर जाने वाला कंपनी है, मैं पूरा मानता हूँ। जो भी हो, एवरीथिंग लाइव भी है और लाइफ भी है, तो फिर बोरिंग किस बात का, मैं समझता नहीं। जो भी हो, करंट रेशियो समझ में आया प्रियोतमा? बताओ। हाँ सर। बस सर, आप एक सवाल करते हो, मैं 10 जवाब दे देता हूँ और फिर आप चिंता में पड़ जाते हो कि क्या समझे और क्या छोड़े। जो जितना आता है घुसा लो और जितना नहीं आता है छोड़ दो। जो भी हो, 1.92 यही बताया। हाँ, 1.67 1.67, वेरी गुड सर। और 1.11 1.11, वाह। अच्छा देखो सर, कंजर्वेटिव में भी करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, मतलब एक बेसिकली सिंपल बात है कि एक लायबिलिटी के पीछे 1.92 कंजर्वेटिव अच्छा है, एसेट ज्यादा है बिजनेस के पास। 1.67 इसका भी एसेट मॉडरेट है, इसका लायबिलिटी के पीछे मतलब किसी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। मतलब अगर 1 यूनिट लायबिलिटी के पीछे यहाँ पर एसेट ज्यादा है, 1 यूनिट लायबिलिटी के पीछे एसेट थोड़ा कम है, और 1 यूनिट लायबिलिटी के पीछे एसेट थोड़ा ज्यादा ही कम है। मतलब ये थोड़ा रिस्की हो गया ना सर, ये थोड़ा रिस्की हो गया। 1.11 डिवाइडेड बाई 1, अगर आपका एक यूनिट लाइबिलिटी है तो इसके पीछे आपका एक यूनिट एसेट है, मतलब आपके पास बचता कितना होगा फिर? सिर्फ ओनली 0.11 आपके पास बचेगा। इस केस में 0.67 बचेगा, इस केस में 0.92 बचेगा। तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव देखने में बड़ा ही मजा आता है, ठीक है, लेकिन सर मॉडरेट में आपका बिजनेस चल सकता है, मॉडरेट में आपका बिजनेस में ग्रोथ होता है। एग्रेसिव में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, या तो आप डूब सकते हो या तो आप डूब सकते हो सर, डूब सकते हो। जो भी हो, आई होप समझ में आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, करेंट रेशियो, क्लियर है तीनों का सबका? बोलो, मौसमी, प्रीति, रोशनी, हाँ। ज्योति, ओके सर। प्रीतम एंड ऋषभ, आप लोग साइलेंट ही रहोगे सर या कुछ बोलोगे भी? हाँ सर, बुझते पारছি। प्रीतम बोल,
अरे कभी तो मुंह खोला कर बाबू, रसगुल्ला खिलाएंगे प्रीतम। हाँ सर। तू मुंह खोलेगा तो मैं तेरे को रसगुल्ला खिलाऊंगा, भार्चुअल रसगुल्ला खाएगा ना सर। ना सर? ओरिजिनल खाएगा? अच्छा ठीक है, ओरिजिनल खिला दूंगा, जब मिलेंगे ओरिजिनल खा लेना सर। लेकिन तू बोल तो सही। ओके, फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी। चलो सर फाइनेंसिंग कर लेते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड करेंट रेशियो। अब फाइनेंस में देखना है, लेकिन सर फाइनेंस में पहुंचने से पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा और कुछ एनालाइज करना होगा। थोड़ा मेहनत है सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी लंबा चलेगा बात। सर क्या बोलते हो? हम लोग तो सोचे सब खत्म हो गया है ना, आप लोग सोच रहे हो सब खत्म हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ सर अभी पार्टी शुरू हुई है। अब गाना गाना मत चालू कर देना आप लोग मन में। कंक्लूजन, चलो सर कंक्लूजन लगाते हैं इसमें। तो कंक्लूजन क्या लगाते हैं? फर्स्ट एनालाइज कर लो, क्यों सर जरूरी है। कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी आपको क्या सिखाता है? हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई लिक्विडिटी, है ना, हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय, बोलो कौन सा 2 पॉइंट आपको हाई लिक्विडिटी का शरण दिलाता है? कौन सा 2 पॉइंट? हाई लिक्विडिटी, बोलो सर जल्दी बोलो। कंजर्वेटिव हाई लिक्विडिटी है, कैसे पता चला आपको? मतलब बिजनेस के पास एसेट ज्यादा है, कौन सा 2 पॉइंट आपको बताता है हाई लिक्विडिटी? FG। एफ एंड Return on- एच, एफ एंड एच मतलब रिटर्न ऑन एसेट नहीं था। रिटर्न ऑन एसेट आपको वो नहीं बताता, रिटर्न ऑन एसेट तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। नेट वर्किंग कैपिटल ये आपको बताता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपके पास करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी को आपने माइनस किया, तो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल पोजीशंस है वो आपका हाई है, तो हाई लिक्विडिटी, दैट मीन्स आपके पास ज्यादा लिक्विड पैसा है कंजर्वेटिव में। और करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी चुकाने के लिए आपके पास अच्छा खासा एसेट है सर, आपके पास अच्छा खासा एसेट्स है कंपेयर टू मॉडरेट एंड एग्रेसिव। आई थिंक पॉइंट क्लियर। एंड जी पॉइंट आपको क्या बताता है? ये आपको लो प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। आप देखो इसका 19.23 का प्रॉफिट है, इसका 17.69 का प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका 17.32 का प्रॉफिटेबिलिटी है। तो जी पॉइंट आपको लो प्रॉफिटेबिलिटी का याद दिलाते हैं। क्लियर सर सबको? है सर एकदम सर। तो सर फटाफट हाँ बोलो सर। प्रीवियस क्लास में एक सॉन्ग किया था ना नंबर 4। हाँ हाँ बोलो, प्रीवियस क्लास में नंबर 4 हुआ था ना। नंबर 4 मतलब तो मैं तो ऐसे ये वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को पॉलिसी के ऊपर बेस करके। EBIT बोल। EBIT सर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स सेम नंबर 4 नंबर 2। जस्ट रुको सेकंड से, रुको 1 मिनट। रिटर्न ऑन एसेट्स जी प्रीवियस क्लास में जो सॉन्ग हुआ था उसके हाँ साथ हाँ वो भी हाँ मैच बोलो। कर रहा है। उसके बाद उसके साथ नहीं मैच कर रहा है? हाँ क्यों नहीं मैच कर रहा है सर? सर मैंने बोला कि नंबर 4 नंबर 2 दोनों सम में रिटर्न ऑन टोटल एसेट कैसे मैच करते हैं? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स मैच कहाँ किया, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा सर। अगर आप प्रीवियस सम्स के बारे में ही बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैच कहाँ कर रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा क्या मैंने बोला कि जो इसके साथ मैच कर रहा है? सर हाँ बोलो। डज शी मीन कि रिटर्न ऑन एसेट दोनों क्वेश्चन में सेम हो? हो दोनों क्वेश्चंस का रिटर्न ऑन एसेट सेम हो रहा है क्या? अच्छा वो हो सकता है सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर सेम कैसे? कैलकुलेशन करके जो आया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी ना कमाल करते हो, ये मैंने थोड़ी ना किया, जो कैलकुलेशन करके आया वो आया, डेटा के हिसाब से हुआ।
हाँ, ये तो कैलकुलेशन करके आया, मैं क्या सर, किया? मैंने तो ये बोल दिया, आप सीरियस हो गए। नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया सर, इसीलिए मैं सीरियस ले लिया। मैं सोचा, मैं समझ रहा कि पहला क्वेश्चन में मैं कुछ और समझाया था और यहाँ पर कुछ और हो रहा है, इसलिए मैं चेक करने चला गया था, फिर मुझे मिल नहीं रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है, सेम हो गया। अच्छा, ज्योति समझ गया तुम्हारा सवाल, वेरी गुड सर, वेरी गुड ज्योति। मैं तो अभी मैं तो खुदाई करना चालू कर रहा था, तो प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ करवाया था उसको ढूंढने की निकला था। ठीक है, चलो, ये मिल गया था मुझे, ये वाला है ना? हाँ, 17.32, 17.69, 19.23। अच्छा, यहाँ पर भी वही आया या सेम? हाँ, अच्छा, अभी मैं जो करा रहा हूँ वो कहाँ चला गया? ये वाला। ओ अच्छा अच्छा, ढूंढने का जरूरत नहीं था, पास में ही था। ठीक है, लिखो लिखो। कंजर्वेटिव पॉलिसी, हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय, पॉइंट फटाफट लिख लो। एज एविडेंस बाय क्या हो गया सर? एफ, ओहो, जी एंड एफ और एच, एफ एंड एच आपको हाई लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स का पॉइंट है, लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय जी। सर, एफएम में जब तक एनालिसिस नहीं दोगे ना, मार्क्स काटता है सर, इसलिए बोल दिया कि अगर बिना एनालिसिस का सिर्फ सॉल्व करोगे तो ठीक है, सोल्यूशन का मार्क्स मिल सकता है, बट बिना एनालिसिस का, स्पेशली इन प्रोफेशनल एग्जाम, पूरा काट सकता है सर। मतलब सीए सीएमए के एग्जाम में काट सकता है। हाँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो ओनली आंसर इज ओके, बट अगर आपको लिख के समझाना है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या फिर सीएमए में आपको लिख के बताना होता है। आजकल सीएमए भी थोड़ा कंफ्यूज है कि हाँ, मतलब एमसीक्यू टाइप करेगा कि अब सब्जेक्टिव पुराना जैसा करेगा, वो थोड़ा डाउट है, बट ठीक है सर, आप बात समझ गए ना। सीए का तो एकदम फिक्स है कि वो सब्जेक्टिव ही करेगा, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। अगर आप एनालिसिस नहीं देते हो तो नॉर्मल लेवल में आपका मार्क्स काटता है, जिनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो। ओके, तो कंक्लूड, कंजर्वेटिव पॉलिसी, हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय एफ एंड एच, एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय जी। बीकॉम लेवल में भी लिखना पड़ता है ऑल्सो, जो लोग साथ में बीकॉम भी दे रहे हो उनके लिए भी बोल दिया मैंने। अच्छा, एविडेंस बाय जी। अच्छा, एग्रेसिव पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी, लिख लो सर। लो लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय एफ एंड एच। एफ एंड एच, सेम पॉइंट लिखना होता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी हाई ना, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय एज एविडेंस बाय जी। जी, वेरी गुड सर। Hence we advise moderate working capital पॉलिसी। तो फिर हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट जा रहा है सर? मॉडरेट पॉलिसी में हम लोग एडवाइस दे रहे हैं कि बिजनेस को क्या फॉलो करना चाहिए? मॉडरेट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। अब यहीं पर खेल खत्म, मतलब खत्म नहीं होता, यहाँ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टर्न ले लेगा सर, ठीक है। अब इसी पॉइंट से ही खेल टर्न लेगा कि जब भी आपको बोल दिया कि मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी लेना चाहिए, तो फिर आपका एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी में खेल बदल जाएगा ना सर। एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी में आपका खेल बदल जाएगा, क्या करना चाहिए? सो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम, $3.9 करोड़, 3.9 करोड़ क्या है बोलो तो सर? व्हाट इज 3.9 करोड़? करंट एसेट। करेंट एसेट्स कहाँ मिला आपको 3.9 करोड़ का, बताओ? मॉडरेट में।
मॉडरेट में करंट एसेट 3.9 करोड़। थैंक यू सर। ठीक है, तो आपको कौन सा एसेट लेने के लिए बोला? 3.9 करोड़ एसेट्स लेने के लिए बोला। समझ गए आप लोग? तो आपका कौन सा लेने के लिए बोला? आपको मॉडरेट पॉलिसी लेने के लिए बोला, तो फिर आपका करंट एसेट क्या होना चाहिए? 3.9 करोड़। वही हम लोगों ने लिखा सर। सो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द सम 3.9 करोड़, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंसिंग फॉर इच 3.9 करोड़। ठीक है, दैट इज नंबर 2। ठीक है, 3.9 करोड़ मतलब मॉडरेट पॉलिसी। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मॉडरेट पॉलिसी। फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी, फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी। फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी मतलब हर केस में आप 3.9 को ही यूज करोगे, हर पॉलिसी के केस में। मतलब अभी आपका फाइनेंसिंग पॉलिसी होगा, अब फाइनेंसिंग में आप क्या अप्रोच लोगे वो देखना पड़ेगा। तो चलो सर पर्टिकुलर दे दो, अभी समझ में आ जाएगा सर। देखो पर्टिकुलर दे दो, कंजर्वेटिव दे दो, और कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। अब सॉल्व करना होगा इसको, लेकिन सर ये हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंसिंग पॉलिसी करेंगे। मुझे हेल्प कीजिएगा सर। फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा बोलो सर? फिक्स्ड एसेट्स 2.60। जो था वही होगा ऑब्वियसली। फिक्स तो चेंज नहीं होगा ना, जो फिक्स था वही रहेगा 2.60। तो तीनों अप्रोच में 2.6 2.6 2.6 पुट कर दो। थैंक यू सर। नेक्स्ट, करेंट एसेट्स क्या करेंगे? 3.90। मॉडरेट का लेना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने सजेशन किया वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही हमें समझ में आ गया कि हमें मॉडरेट लेना चाहिए, तो करेंट एसेट आपका 3.9 लेना पड़ेगा सभी के लिए। सभी के लिए यही चीज हम लोग वहां से आइडेंटिफाई करके लाया, वो भी विथ लॉजिक। ठीक है, 3.9 करके। ओके, कहाँ गायब हो जाता है? ठीक है, सी। और क्या चाहिए? टोटल एसेट बता दो फिर, ए प्लस बी करके, जल्दी बोलो। 2.6 3.9 6.5 है दादा। 2.6 3.9 सभी का सेम होगा ना सर? 6.5 6.5। ठीक है, चलो सर टोटल एसेट्स मिल गया। सर करंट लायबिलिटी बताना, करंट लायबिलिटी बताना। क्या करना चाहिए? करंट लायबिलिटी 2.34 था ना सर? हाँ सर। तो एक काम कर लेते हैं सर, इसको क्या करे, शॉर्ट टर्म माने क्या करना चाहिए बोलो? आप ही बता दो सर। हमें शॉर्ट टर्म डेब्ट ऐड करेगा। शॉर्ट टर्म डेब्ट कहाँ से मिला तुम्हें? ये देखो सर, शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना मिल रहा है हमें? 0.541। ध्यान से देखो सर, 0.541 और तीनों अप्रोच का देके रखा आपको 1.50, है ना? ये शॉर्ट टर्म हमें बता के रखा है। और करंट लायबिलिटी जो है वो भी हमें अलग से, हमें पहले से ही पता है कि 2.34 करके। जब फाइनेंस कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म डेब्ट का अलग से डेटा देके रखा, और जब करंट लायबिलिटी अलग से हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं ना सर, मजा आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी में आप इसको शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी मान के चलो। 2.34 एज्यूम कर लिया, 2.34
2.34 ये तो रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म डेब्ट जो हमें मिला है, शॉर्ट टर्म डेब्ट का जो करंट पॉइंट हमें मिल रहा है दैट इज पॉइंट ई में, अब ऐड कर दो STD शॉर्ट टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म लोन आपने जो न्यू लिया, ठीक है, फाइनेंस करने के टाइम पे, इसका क्या है 0.54 है ना, इसका कितना है 1 और इसका कितना है 1.5। दोनों को ऐड किया ना मौसमी, तूने सही किया, वही करना चाहिए। लेकिन दोनों को अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट में आके टोटल करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे D+E करके। तब मौसमी मुझे बता दे कि दोनों को ऐड करके कितना आया तेरा। सर D+E सर D+-C। नहीं D+E, D+E ये करंट हाँ सर, माइनस क्यों होगा? सर आपने माइनस लिखा। ओ अच्छा सॉरी D+E मतलब ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी शॉर्ट टर्म डेब्ट है, ठीक है। तो दोनों लायबिलिटी को मैं शॉर्ट टर्म ही मान लिया, करंट है ना तो शॉर्ट टर्म मान के करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो करंट है तो शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म न्यूली हुआ और वो पहले से ही था, तो दोनों लायबिलिटी को ऐड कर दिया। 2 पॉइंट क्या बोला मौसमी 88, 2.88। उसके बाद 3 3.64। ओके, और ये 0.84। 3.84, वेरी गुड सर। F हो गया। G करंट लायबिलिटी पता चल गया सर। सर लॉन्ग टर्म भी लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो बोलो, क्वेश्चन में बोला हुआ होगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट ये चाहिए हमें 1.12, 0.66 और क्या है 0.16, ठीक है 0.16। तो तीनों पुट कर दो सर, तीनों अमाउंट पुट कर दो लॉन्ग टर्म डेब्ट में। ये बिजनेस का लॉन्ग टर्म है तो कंजर्वेटिव में 1.12 आ जाएगा, मॉडरेट में 0.66 आ जाएगा और एग्रेसिव में 0.16 आ जाएगा। एकदम एज पर अप्रोच ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। H দাদা এগ্রেসিভের কত লং টার্ম ডেপ? हाँ লং টার্ম ডেপ এগ্রেসিভের 0.16 ये वाला ঠিক আছে। ओके हो गया। अब क्या करना है, नेट वर्थ बता दो सर, नेट वर्थ बता दो, कैसे निकालोगे नेट वर्थ? कोई बता सकता है नेट वर्थ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? कोई बता सकता है सर नेट वर्थ कैसे पता चलेगा? बिजनेस का नेट वर्थ कितना होगा? স্যার টোটাল অ্যাসেট থেকে এগুলো বাদ দিতে की থেকে হবে। कहां से बात देगा? টোটাল অ্যাসেট टोटल एसेट से, टोटल एसेट से बात दे देगा। फाइंड लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को बात दे देगा, माइनस कर देगा। कितना हो रहा है? टोटल एसेट तो 6.5 है, तू जैसा बोल रहा है। 6.5 से माइनस कर देंगे 2.8, फिर माइनस कर देंगे 1.12, तो होता है सर 2.58। कैसा करना चाहिए सर नेट वर्थ के लिए? कैसे निकालेंगे नेट वर्थ, आप ही लोग बताओ सर। क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? क्वेश्चन में तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? देख लेते हैं सर। देखो, द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। द कंपनी विल यूज 2.50 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड्स। मिला आप लोगों को? कंपनी विल यूज 2.50 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 35%,
तो जो इक्विटी फंड है उसी को नेट वर्थ बोलेंगे ना। हाँ सर, जो शेयर होल्डर का फंड है उसी को तो नेट वर्थ बोलते हैं। नेटवर्क माने किस? नेट वर्थ माने बेसिकली कैपिटल, बिजनेस का जो अपना है देने के बाद। इक्विटी আর এক নাম नेटवर्क। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कंपनी विल यूज 2.50 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड्स। तो जो फंड्स का है नेट वर्थ का जो अमाउंट उसके पास है वो 2.5 तो पहले ही बोल के रखा है, तो कंपनी इसको भी यूज करेगा, ठीक है। ऐसे नेट वर्थ का डिटेल्स अकाउंट्स में और डिटेल्स में बोला जाता है। जब आप लोग अकाउंट्स करोगे तब उस पर थोड़ा सा और डिटेल्स में आप लोग कुछ पॉइंट दिखोगे। मैं फिलहाल कुछ पॉइंट को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ के चलो कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का है डेटा, दैट इज आपका नेट वर्थ, मतलब जो बिजनेस का करेंट वर्थ है, मतलब इक्विटी के लिए कितना बचा हुआ है बिजनेस में, वही है इक्विटी। मतलब ट्रू ओनर, ओनर का जो वर्थ है दैट इज, तो 2.50 करोड़ ओनर के लिए बोल के रखा है, तो वही आपके लिए नेट वर्थ करेंटली होगा। तो 2.5 और ये भी 2.5, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था। तो अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, नेट वर्थ, ठीक है, ये आपने देखा। सर अब क्या चाहिए हमें, ईबीआईटी बताओ। ईबीआईटी बताना सर। ईबीआईटी बोला था ना क्वेश्चन में, चिंता किस बात का आपको, बताओ तो सही। 1.23 हाँ, अरे सर ये वाला नहीं, मॉडरेट का बताना पड़ेगा ना आपको। 1.15 हम लोग तो सिर्फ मॉडरेट वाला यूज करेंगे ना, क्या रे, बात समझ में आया कि नहीं आया। है दादा। हम लोग तो सिर्फ मॉडरेट वाला यूज करेंगे, जैसे करंट एसेट में यूज किया तो ईबीआईटी भी मॉडरेट का यूज करेंगे। तो ईबीआईटी क्या है होना चाहिए आपको 1.15, क्योंकि वही मॉडरेट अप्रोच से ही आपको चलने के लिए बोला जा रहा है फाइनेंस करने के लिए, तो पुट कर दिए। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना बोला है सर, देखो तो। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेब्ट एसटीडी कितना बोला है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट बोला सर 12%, है ना, और लॉन्ग टर्म में बोला 16%। तो चलो दोनों इंटरेस्ट पहले पुट करो, क्योंकि ईबीआईटी से सबसे पहले क्या पेमेंट करना चाहिए आपको, जब भी बिजनेस को इंटरेस्ट ईबीआईटी, जैसे आपका ईबीआईटी आ जाए फिर उससे बाद सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पुट करना चाहिए, इसीलिए आप सबसे पहले इंटरेस्ट पुट करो। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट जो आप देने वाले हो उसमें आपको किसके ऊपर दोगे, लोन के ऊपर दोगे। तो बताइएगा सर कि 12% ऑफ किस पे लगेगा, 12% किसके ऊपर लगाओगे, इसके ऊपर ना, ई पॉइंट के ऊपर 0.541 और उधर जो भी है 1.5 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो 12% ऑफ ई, ठीक है, ई पॉइंट पे 12% लगाओ सर, कितना हो रहा है सर 0.06 हो रहा है। 0.0648, है ना। हाँ मेरा वही आया एकदम लिखा। आगे बोलो, 1% था, 1% का 12% मतलब 0.12 और 1.5 का 12% 0.18। 0.18, वेरी गुड सर, 0.18, वेरी गुड। अच्छा अब आप लोग क्या बताओगे जे, अच्छा इंटरेस्ट ऑन एसटीडी हो गया, के में आप लोग इंटरेस्ट ऑन एलटीडी कर लो। इंटरेस्ट ऑन एलटीडी मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, ओके, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हो सर। एलटीडी मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है 16%, 16% ऑन किसके लगाओगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट पे लगा दो, जी पॉइंट पे लगा दो 16% ऑन जी, बोलिएगा सर 0.1792। 0.1792, वेरी गुड सर। आगे बोलो, आगे बोलो। 0.1056 0.1056, वेरी गुड सर। और बोलो 0.0192 कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर 0.0256। हाँ
ये सही लगा? सबका मिला कि देखो, अगर मैक्सिमम का सही है तो फिर यही सही होना चाहिए। चेक करो ज्योति एक बार। सर ये सही है। हाँ 0.0256 ना। ओके के हो गया बस। सर ईबीआईटी से जब इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो क्या बचेगा? EBT ईबीटी और पीबीटी बताओ क्या कितना हो रहा है? ईबीटी और पीबीटी कितना होगा? आई माइनस जे माइनस के 0.5889 0.5889 वेरी गुड 0.60086 60086 6 है ओके नेक्स्ट 0.613386 ये मौसमी तू थोड़ा सा गलत बोल रहा है। मैं पीबीटी पूछा, तू तो पैट का जवाब दे रहा है मुझे। है सर। पीबीटी बोल, तू पैट क्यों बोल रहा है मुझे? अच्छा 0.906 0.906 चेक कर लो, चेंज कर लो सर, मौसमी एडवांस है 0.906 नेक्स्ट बोल। 0.9244 हाँ वेरी गुड सर नेक्स्ट 0.9444 0.9444 थैंक यू सर ओके ईबीटी हो गया। अब पैट बताओ के एल एम। अब इसमें आपको ईबीटी से टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब जितना आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाओ। कितना टैक्स क्वेश्चन में बोल के रखा है सर? कितना? 35%। कहाँ बोला रहे? 35%। हाँ कॉर्पोरेट टैक्स 35% का है, तो जो भी कमा रहे हो अब उस पर 35% टैक्स दो सरकार को। तो क्या करोगे, इसके ऊपर डायरेक्ट 35% करोगे? तो 35% चला गया, सिंपल लॉजिक देख लो सर। 35% अगर चला गया तो क्या करना चाहिए, बचेगा क्या? 65% ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट में जो वैल्यूएशन है उसका 65% बताओ तो आपको मिल जाएगा पैट। समझ में आया? अरे 35% सरकार के पास भाग गया तो फिर बचा 65%, 65% ऑफ एल। तो 0.5889। हाँ ये सही बोला है मौसमी, अब बोलो ठीक है ये प्रियतमा सही बोला आपने 0.5889 नेक्स्ट 0.60086 60086 हाँ वेरी गुड सर नेक्स्ट 61386 है दादा। ओके मेरा आ गया था इसलिए मैं पुट कर दिया ठीक है। तो IJKLM वेरी गुड हो गया, पैट भी हो गया। अब आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा, क्वेश्चंस में हमें जो जो चाहिए था हम लोग कर लिए सर ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट क्वेश्चन आस्क क्या था क्वेश्चंस में, हमें पूछा गया था नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन बताओ, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी बताओ और करेंट रेशियो बताओ। चलो सर बताने के लिए सज्ज है हम लोग, बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। अच्छा मेरा एम तक हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड मैं एक काम कर लेता हूँ, पर्टिकुलर कंजर्वेटिव मॉडरेट और एग्रेसिव ठीक है, कंजर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव। आप लोग मुझे बताना पॉइंट नंबर एन में, पॉइंट एन में आप लोग मुझे बताइएगा सर कि इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये सब मेरा आंसर पॉइंट है। तो पॉइंट एन में आप मुझे बताइए नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन बताओ सर कितना होगा कंजर्वेटिव का, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा सर? करेंट एसेट माइनस 2.6। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी ना, नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है करेंट एसेट से लायबिलिटी माइनस करो। तो करंट एसेट्स के बारे में कहा गया पॉइंट बी में और करंट लायबिलिटी के बारे में कहा गया पॉइंट एफ में ठीक है। तो एफ ही है ना, हाँ बी माइनस एफ, बी माइनस एफ करो तो पता चलेगा। बोलो बोलो सर 1.02।
1.02, थैंक यू सर, सही हुआ है। मॉडरेट का बताओ। 0.56. 0.56, वेरी गुड। एग्रेसिव का 0.06. 0.06। हाँ, ओके। नेटवर्किंग कैपिटल पोजीशन पता चल गया। ओ पॉइंट में क्या बताना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी ना, रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा आपसे, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, तो कैसे निकाले बताओ रे शेयर मार्केट वाले। मौसमी EBIT total assets into 100. हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। पैट चाहिए, यहाँ पर पैट है, पैट यूज करो, लेटेस्ट प्रॉफिट जो रहेगा उसको यूज करना है। जब 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 आपको 23.56. 23.56, वेरी गुड। हम लोगों ने लिखा के रखा भी था सर, पैट सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट पैट है ना आपका, पैट बाय नेट वर्थ इनटू 100। क्योंकि ईबीआईटी क्यों नहीं यूज करना चाहिए सर? क्योंकि ईबीआईटी के बाद तो आप बाकी सारा चीजें दे चुके हो ना, इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर दिया आपने, टैक्स वगैरह पेमेंट कर दिया आपके, तो आपका जो लेटेस्ट प्रॉफिट है आपको वो यूज करना चाहिए ऋषभ, समझे? हाँ ऋषभ, हाँ सर। इसलिए पैट यूज करना। तो पैट कहाँ बोला गया? एम में बोला है, तो एम डिवाइडेड बाय पैट बाय नेट वर्थ ना, नेट वर्थ जो कंपनी के पास अवेलेबल है इक्विटी का, इक्विटी के लिए अवेलेबल है 2.5, तो m बाई एच इंटू 100, ठीक है, ये चाहिए हमें। हाँ बोल मौसमी, क्या बोला? 23.56, তারপরে Very একটা 24.03 24.03%, ओके, 24.55. 24.55%, ठीक है। 23.56, 24.03, 24.5, एकदम देखो सर, कंजर्वेटिव है, थोड़ा प्रॉफिट तो कम होगा, इक्विटी रिटर्न कम रहेगा। मॉडरेट में 24% का इक्विटी रिटर्न है, एंड एग्रेसिव में 24.55% का इक्विटी रिटर्न है, एकदम अप्रोच के हिसाब से ही जा रहा है। अच्छा, आरओई हो गया, और क्या चाहिए? करंट रेशियो बताओ, पी करंट रेशियो बताओ सर, कैसे 1.35. कैसे पता चलेगा? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हाँ, कौन सा पॉइंट बताता है? बी बाई एफ। देखो, करंट एसेट्स बी में और लायबिलिटी एफ में, ठीक है, टोटल करके जो है वो वाला करना है। हाँ, एफ में, तो बी बाई एफ। हाँ, 35. नेक्स्ट वाला 1.17. 1.17, और उसके बाद 1.015. 1.01, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव में आपके पास एसेट ज्यादा है लायबिलिटी के हिसाब से, मॉडरेट में थोड़ा मॉडरेट लेवल में एसेट्स है लायबिलिटी के हिसाब से, एग्रेसिव में बहुत ही रिस्की पोजीशंस पे आ जा रहे हो सर, आपका लायबिलिटी के बाद आपके पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, हार्डली 0.01 बचेगा आपका लायबिलिटी पे करने के बाद। आई होप कि आपको समझ आ रहा है पूरा का पूरा खेल। हाँ, चाहे आप फर्नीचर का फ्लिपकार्ट में बिजनेस करो या ना करो, फाइनेंस तो समझ में आ ही रहा है। हाँ सर, क्या मैं गलत हूं? कंक्लूजन लगा देते हैं सर, कंक्लूजन लगा देते हैं सर। कंजर्वेटिव पॉलिसी में हाई लिक्विडिटी is high liquidity, that is liquidity high है ना इसका, as considered by, as evidenced by that is lower risk। मैं ये वाला बात बोलना ही भूल गया। हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कि आपके पास ज्यादा करेंट एसेट्स है ना, आपके पास करेंट एसेट जो है वो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली क्या पॉइंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लॉन्ग टर्म में ले रहे हो और शॉर्ट टर्म में कम ले रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन कम है, लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा है, ठीक है, दैट इज हाई लिक्विडिटी। ठीक है, हाई लिक्विडिटी का मतलब लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा, लॉन्ग टर्म लोन हाई, और शॉर्ट टर्म लोन लोअर, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, दैट इज लोअर रिस्क। और ये कैसे पता चल रहा है? एज एविडेंस बाय
कौन सा 2 पॉइंट बताओ तो सर, कौन सा 2 पॉइंट आपको बता रहा है कि आपका कंजर्वेटिव पॉलिसी? हाँ, एन और पी। एन एंड पी, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन एंड आल्सो करंट रेशियो, ये दोनों आपको बता रहे। देखो इसका 1.02, बाकी दोनों अप्रोच से आपका कैपिटल बहुत ही हाई है, मतलब आपके पास जो एसेट्स है वो बहुत ही हाई लेवल में है आपके पास, और रेशियो भी आपको बता रहे हैं आपके पास करंट एसेट्स हाई लेवल में है। तो करंट एसेट्स हाई मतलब आपका लोन का जो अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए आपके पास एसेट ज्यादा दिख रहा है, एज एविडेंस बाय, वेरी गुड सर, एन एंड पी, वेरी गुड, थैंक यू सर, आप लोग तो सीख गए अब, और मेरा काम खत्म सर, जितना जल्दी आप लोग सीख जाओगे मेरा काम खत्म। लो प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली लो प्रॉफिटेबिलिटी तो होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, एज एविडेंस बाय ओ। ओ, वेरी गुड सर, ओ में देख लो सर एक बार, ये देखो 23.56%, तीनों अप्रोच में से, पॉलिसी में से सबसे कम प्रॉफिट आपको कंजर्वेटिव में दिख रहा है 23.56। एग्रेसिव में देख लो सर, जस्ट ऑपोजिट दिखेगा आपको, एग्रेसिव आपको ऑपोजिट बताएगा। एग्रेसिव में लो लिक्विडिटी, मतलब आपके पास एसेट कम है बहुत, मार्केट में लायबिलिटी चुकता करने के लिए एसेट बहुत कम है, मतलब किसी भी केस में आप बैंकरप्टेड हो सकते हो, एज एविडेंस बाय, एन एंड पी। एज एविडेंस बाय एन एंड पी। ये सर विजय माल्या का क्या प्रॉब्लम हुआ था? विजय माल्या का क्या प्रॉब्लम हो गया था? ये किंगफिशर एयरलाइंस का, ये विजय माल्या, हाँ, ये बैंकरप्टेड हुआ ना, ये बैंकरप्टेड क्यों हुआ? इसका किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस क्यों बंद हुआ? क्योंकि इसका करंट एसेट, करंट जो लायबिलिटी था उसके हिसाब से एसेट नहीं रख पाया, है ना, इसीलिए तो किंगफिशर एयरलाइंस जैसा बिजनेस बंद हो गया ना, तभी तो बंद हो गया। मेन प्रॉब्लम क्या है अपना, ये वर्किंग कैपिटल अप्रोच को मेंटेन ही नहीं कर पाया, बिजनेस में बहुत एग्रेसिव अप्रोच ले लिया था, बहुत ज्यादा। अगर आप लोग कभी भी किंगफिशर एयरलाइंस का डिटेल्स देखोगे तो वो इतना हाई फाई फैसिलिटीज और इतना लो प्राइस में देने का कोशिश कर रहा था इंडिगो वगैरह के साथ, तो टिक ही नहीं पाया। अरे भाई, जितना वो बोलते हैं ना सर, चद्दर उतना फैलाओ जितना कि, नहीं, पैर उतना फैलाओ जितना कि चद्दर, है ना तो वो पैर ज्यादा फैला दिया था चद्दर से, इसलिए मुश्किल में पड़ गया, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव ले लिया था। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये नहीं, ये तो इनका भैया का है, अनिल अंबानी का, रिलायंस कम्युनिकेशन। देखो सर, ये बिजनेस, इनका भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी फिर से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इनको, लेकिन धीरे डे टू डे इसका बिजनेस खत्म ही हो रहा है सर। लेकिन लास्ट 6 महीने में 2 रुपए का शेयर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, पता नहीं कौन खरीदा है, कुछ हो सकता है, बट देखो ऑलरेडी ये कंपनी बैंकरप्सी के लिए जा चुका है। इंडियन मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हेडक्वार्टर इन नवी मुंबई दैट ऑफर्ड वॉइस 2G 3G डेटा, एक टाइम पे बहुत चलता था सर, बहुत चलता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐड देखा आप लोगों ने? धीरूभाई अंबानी पायनियर ऑफर, देखा कभी आप लोगों ने? एडवर्टाइजमेंट बहुत चलता था, हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बहुत अच्छा अच्छा ऐड आता था इसका, और बहुत चला भी है, स्पेशली इन मुंबई, गुजरात, ये सब साइड में बहुत चला है। रिलायंस कम्युनिकेशन हैज क्लोज्ड इट्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इन 2019 एंड फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। प्रॉब्लम क्या है? वही करंट एसेट्स मेंटेन नहीं कर पाया, जितना इसका लायबिलिटी था उसके हिसाब से एसेट्स मेंटेन नहीं कर पाया, समझे सर? सब रियलिटी है सर, सब रियलिटी है, बस आप देख पाते हो कि नहीं, कोशिश करते हो कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है आपका पढ़ाई किस लेवल में बोरिंग है। हाँ बता दो मुझे, किस लेवल का बोरिंग है? जब कंपनी का डेटा चेक करोगे, उसका ये सब डेटा जब भी आपको मिलेगा, आप रिलायंस का बैठे बैठे करो ना, जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल वगैरह सीखते हो, हाँ, जैसे अदानी का जो आप लोग कर रहे हो, हम लोग इसी सब डेटा को लेके ही काम करते हैं ना। हाँ सर बोलो। जैसे अदानी का हम लोगों ने देखा उस दिन कि इसका लोन बहुत ज्यादा है ना, इसका लोन बहुत ज्यादा है, तो रिस्क है इसका बिजनेस पे, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत हाई है, अभी इसका ग्रोथ स्टेज बहुत हाई है इसका, इसीलिए इस बिजनेस पे इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका लोन बहुत हाई है सर। अदानी का लोन बुक हम लोगों ने चेक किया स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में, पूरा फाइनेंशियल डेटा, इसका लोन बुक बहुत हाई है, लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इसका बिजनेस में मजा इस बात का है कि इसके पास अभी, इसका भी चल रहा है, अभी इसका बिजनेस ना शुरू हुआ है। ये देखो सर, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल,
एनुअल रिपोर्ट रीड करना सीखो। ये देखो सर, नेट वर्थ दिख रहा है, पूछ रहा था ना नेट वर्थ का मतलब बताओ सर। देख एनुअल रिपोर्ट में ही देख ले, हर चीज का जवाब रियल लाइफ वर्ल्ड में अवेलेबल होता है। ये देखो सर, ये फाइनेंशियल ईयर 18 का डेटा है, जिसमें दिस इज डिराइव्ड थ्रू दी एक्रीशन ऑफ शेयर होल्डर्स ओन फंड। क्या है ये नेटवर्क, क्या हो गया सर? इक्विटी। इक्विटी शेयर का ओन फंड जो है, मतलब जो खुद का है, मतलब लोन नहीं है इसमें, ठीक है, वो फंड को नेटवर्थ बोलते हैं। जैसे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18 को देखते हो तो 21,218 करोड़ का नेटवर्थ था शेयर होल्डर के लिए। 19 में 24,000 का, 24,748 का, 24,748 का, फाइनेंशियल ईयर 20 में 25,843 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 21 में 32,097 करोड़ का कंपनी के पास नेट वर्थ रहा है। EBITDA देखो, मतलब अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन 3.3 करोड़ का कंपनी के पास EBITDA हुआ है, ठीक है। एवरेज डेब्ट कॉस्ट देखो, डेब्ट कॉस्ट बड़ा है सर, देखो 6.9, 5.7, 6.9, 6.7। तो बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, हाई लोन है, इसका हाई लोन है, लेकिन इसके पास जो करेंट जो एसेट्स है ना वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, एसेट अभी भी हाई है लोन के, लोन से हिसाब से, बट लोन अपने इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखो तो ऑब्वियसली ज्यादा है। तो जिनको जो स्टॉक मार्केट तो पढ़ते हैं, मैं उन्हें भी बोलता हूँ कि आप लोग कंपनी के साइट में जाओ, डेटा चेक करो, मैं उनको शेयर भी कर चुका हूँ, ठीक है। और जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो, स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ते हो, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह, उन्हें भी बोल रहा हूँ आप लोग भी जाओ, आप लोग भी चेक करो, ठीक है। हाँ जरूर बात की, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल लेवल में कंपनी एनालिसिस होता है, जो मैं फाइनेंस पे नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि आपको मुझे सिलेबस वगैरह भी बताना पड़ेगा, सब कुछ टॉपिक वाइज जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ओके, क्योंकि वहां पर मेरा कोई सिलेबस नहीं होता है ना सर। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में मेरा सिलेबस रेस्ट्रिक्शन कम है, वहां पर मुझे सिलेबस रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वहां पर मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। ओके ठीक है, तो एग्रेसिव पॉलिसी, लो लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय ANP, और हाई प्रॉफिटेबिलिटी। हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय ओ, ठीक है। तो एडवाइस क्या करोगे? मॉडरेट। वेरी गुड सर, वी एडवाइज मॉडरेट पॉलिसी, मॉडरेट फाइनेंसिंग पॉलिसी। मजा आया सर? बोलो, जेन्युइनली बोलना सर कि सच में समझ में आया, मतलब मजा आया तो समझ में जरूर आया होगा, मजा नहीं आया तो फिर किस बात का समझ। बोलो सर बोलो, ज्योति, रोशनी, मौसमी, बोल। स्क्रीन छोटा, ओके छोटा कर दिया सर। प्रियतमा बोलो, क्लियर है? हाँ सर। ओके, प्रीति, प्रीतम, आप लोग भी कुछ बोलो सर। হ্যাঁ স্যার, বাপরে বাপ, জল খেয়ে বল বাবা, তো কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ স্যার বলতে, জল খা। বক বক করছি তো আমি, তোদের গলা শুকিয়ে গেছে? হ্যাঁ রে প্রীতি? हाँ सर, ना ना बात मैं कर रहा हूं, गला प्रीति का सूख रहा है, वाह। ओके सर, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, आई नो, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूँ। तब तक के लिए आप एक क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट लिख के रखो, जो नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा। चर्चा ये रहेगा सर, 2 पॉइंट में चर्चा होगा, एक एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, लिख के रखो, मैं भूल जाता हूं इसलिए लिखा देता हूं, और ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सभी अप्रोच इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, ये इसमें बहुत बातें होंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच इंटरेस्टिंग है, बहुत वाइटल भी है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में कुछ बातें होंगे, फिर उसी के अंदर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर ही आता है ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, उसमें बात होगा, ठीक है सर।
हेडिंग कर लो। नेक्स्ट क्लास। ओके, बस इतनी सी बात है। ठीक है सर, टाटा फिर, बाय। सवाल है तो कर सकते हो। बाय सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। टाटा बाय। टाटा Bye. टाटा। ओके सर, Bye, बाय। sir. बाय सर, Good night. टाटा। ओके सर, गुड नाइट।